विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन के इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग एक क्रैश कोर्स का जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग पुत्र वियोग कविता को पढ़ने वाले हैं, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं किया है या कुछ नहीं पढ़ा है और उनको अब टेंशन बन गया है कि बोर्ड का एग्जाम कैसे दिया जाएगा, तो आप इस ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन के क्लास से जुड़कर क्रैश कोर्स के तहत अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जो अभी तक क्लास नहीं कर पाए हैं, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं पुत्र वियोग कविता के बारे में। अब देखिए, आप जानते हैं कि पुत्र का मतलब बेटा होता है। क्या होता है बाबू? तो पुत्र का मतलब बेटा होता है। अब वियोग का मतलब तड़प, वियोग का मतलब तड़प कह सकते हैं। इसी को हम लोग बेचैनी भी बोल सकते हैं, मतलब कि, ठीक ना। अब देखिए, ये जो पुत्र वियोग कविता है, लिखा किसके द्वारा गया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। एक बेटे के ऊपर लिखा गया एक कविता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में। तो ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, तो इनको कवित्री कहा जाएगा। तो ये जो कवित्री है, इनका नाम क्या है बाबू? तो पूरा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक ना। और इनका जो जन्म है, ये जन्म कब हुआ था? तो डेट याद रखना है, 16 अगस्त 1904 को। कब जन्म हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपका महत्वपूर्ण पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। चलिए निधन के बारे में बात किया जाए, तो इनकी जो निधन था, ये 15 फरवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 को हुई थी। और बसंत पंचमी का दिन था। कौन सा दिन था जब बाबू? तो बसंत पंचमी का दिन था। बसंत पंचमी के दिन इनकी जो है एक्सीडेंट हो जाती है कार दुर्घटना में। कार दुर्घटना में इनकी एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 को। निधन पूछता है कि कब हुआ था, तो 15 फरवरी 1948 को। और इनका जन्म स्थान की बात किया जाए, जहां पे जन्म हुआ था, तो देखिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर है, जिसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है बदलकर। और वहीं पर निहालपुर एक गांव है, जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर यानी प्रयागराज में निहालपुर जो गांव है, वहां पर इनकी जन्म हुई थी। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। इनकी माता पिता के बारे में बात की जाए बाबू, तो इनकी माता का जो नाम था, ये श्रीमती धीराज कुंवर थी। क्या नाम था? श्रीमती धीराज कुंवर। वहीं इनकी पिताजी के बारे में देखा जाए, तो इनके पिताजी का नाम था रामनाथ सिंह। और ये वाला क्वेश्चन जो है, इनके पिताजी का नाम बहुत बार पूछता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। इनके पिताजी का नाम बहुत बार पूछा गया है, तो इनके पिताजी का नाम याद रखना है रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। पूरा याद रखना, कहीं कहीं पे रामनाथ सिंह ही देता है, लेकिन तुम पूरा याद रखना बाबू, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठीक है। और पति का भी नाम पूछता है, तो इनके पति का जो नाम था, ये था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान इनके पति का नाम था। ये सब के सब महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ था। 15 फरवरी 1948 को इनकी निधन हुई थी, जो है बसंत पंचमी के दिन। इतनी बात आपको अगर समझ में आ रही है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पेज पे चलते हैं। अगला पेज पे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है, इनकी कुछ कृतियां हैं, कुछ रचना है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आते हैं। जिसमें पहला दिया है मुकुल, पहला दिया है मुकुल। और ये जो मुकुल है बाबू, ये जो मुकुल है, ये मुकुल क्या है? तो ये कविता संग्रह है। क्या है? तो ये कविता संग्रह है, ठीक ना। यानी इसमें केवल कविता लिखा गया है। और मुकुल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1930 में। 1930 में मुकुल का प्रकाशन हुआ था।
डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मुकुल किनकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। फिर पूछता है मुकुल क्या है, तो कविता संग्रह है। फिर क्वेश्चन पूछता है मुकुल का प्रकाशन कब हुआ था। 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो 1923 में। इसके अलावा त्रिधारा, ये भी कविता ही इसमें लिखा गया है, कविता का चयन है। इसके अलावा बिखरे मोती है। सभा के खेल जो है ये कहानी संग्रह है। सभा के खेल क्या है, कहानी संग्रह है, याद रखना है। बिखरे मोती, ठीक ना, ये भी कहानी संग्रह है। इसके अलावा अब देखिए पुरस्कार भी इनको मिला हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान को बाबू पुरस्कार भी मिला था। और पुरस्कार कौन सा मिला था, तो मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, केसरिया पुरस्कार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरिया पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में। केसरिया पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था, तो मुकुल के लिए मिला था, ठीक ना। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मुकुल पर कौन सा पुरस्कार सुमित्रा नंदन को आपका सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था, तो मुकुल पर इनको केसरिया पुरस्कार मिला था। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे यहाँ पे इस क्लास में, तो आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैं हर उस टाइप को यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इतनी बात आप जान गए, तो चलो अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अब कहा जाए कि महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कि बसंत पंचमी के दिन, कौन सा दिन था, बसंत पंचमी का दिन था, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है नागपुर से जबलपुर वापसी कर रही थी। उसी दौरान कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किस दिन मृत्यु होती है, तो बसंत पंचमी के दिन। कहां से कहां जा रही थी, तो नागपुर से जबलपुर वापस आ रही थी। उसी दौरान किस के चलते मृत्यु होता है, तो कार एक्सीडेंट में मृत्यु होता है। आगे बात किया गया कि यह जो कविता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी कविता, कौन सी कविता, तो बाबू कविता जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पुत्र वियोग। कौन सी कविता हो करेजा, तो पुत्र वियोग जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह कविता जो है, यह कविता जो है, यह कविता पुत्र वियोग जो यह कविता है, यह कविता कहां से लिया गया है, तो मुकुल से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मुकुल से लिया गया। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि पुत्र वियोग कविता कहां से लिया गया है या कहां से संकलित है, तो मुकुल से संकलित है। आगे कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान छायावाद के कवित्री है। किस वाद के कवित्री हैं, छायावाद के कवित्री है। क्वेश्चन पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद के कवित्री हैं, तो लिखिए छायावाद के कवित्री हैं। सब कमेंट में लिखिए छायावाद की कवित्री हैं। आगे है कि समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय भागीदारी थी, मतलब समाज सेवा करते थे और पॉलिटिक्स का भी काम करते थे, पॉलिटिशियन का भी काम कर रहे थे। इसके अलावा बात किया जाए तो यह जो कविता है कौन सा बाबू, तो पुत्र वियोग कविता। जो पुत्र वियोग कविता है यह वात्सल्य प्रेम की कविता है। कैसा, वात्सल्य प्रेम की कविता है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है पुत्र वियोग कविता किस प्रकार की कविता है, तो वात्सल्य प्रेम की कविता है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है, संतान, बेटे बेटी। तो वात्सल्य मतलब बेटा बेटी से संबंधित जो प्रेम दिखाया गया है वही कविता पुत्र वियोग है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात अगर समझ में आ गई बेटा, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी तक मैंने जितना बता दिया इतना अगर आप कर लिए तो समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। चलो आगे देखो करेजा, आगे देखो मेरे लाल। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे, आंसर तुम लोग को देना है, क्योंकि मेरा फितरत है, क्लास कराते हैं, जीवन परिचय कराने के बाद हम क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं कि तुम्हारी तैयारी बेहतर हो जाए, तुम्हारी तैयारी जो है बेहतर हो जाए। चलो प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था।
क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था? क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था? याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम पूछा है और एग्जाम में भी पूछता है। क्या ठाकुर रामनाथ सिंह था? क्या ठाकुर रामनाथ सिंह था इनके पिताजी का नाम? अगर था तो बिल्कुल यस सर जी, और नाम भी लिखो, नाम भी लिखो। सब लोग आंसर देते चलना कमेंट में, बहुत मारेंगे बता देना, दौड़ा दौड़ा के मोबाइल में घुस के मारेंगे। आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? चलो डेट लिखो तो देखते हैं कौन कौन सही लिखता है। क्या इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुई थी? क्या डेट याद आ रहा है? आ रहा है ना जी? आ रहा है तो बहुत बढ़िया। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो 15 फरवरी 1948 को इनकी निधन हो गई थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पे था? ये जो है आपने सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में इनकी जन्म हुई थी। क्या ये बात आपको याद आ रहा है? और उसमें भी निहालपुर गांव था, याद आ रहा है? याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया। सुभद्रा कुमारी चौहान को केसरिया पुरस्कार, लो आ गया क्वेश्चन, केसरिया पुरस्कार कब मिला था जी बाबू? कब मिला था? ये मिला था 1930 में। सभी लोग लिखो, सभी लोग लिखते रहो आंसर, सभी लोग आंसर लिखते हो। आगे देखो, कहा जा रहा है पुत्र वियोग कविता कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है जी पुत्र वियोग कविता? तो क्या पुत्र वियोग कविता मुकुल से लिया गया है? याद आ रहा है? अगर मुकुल से याद आ रहा है तो बहुत बढ़िया, तब तुम तेज तरार धुरंधर हो बाबू, ठीक ना? तो मुकुल से लिया गया है। और फिर है क्वेश्चन 7 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी कवित्री हैं? किस प्रकार की कवित्री हैं? तो ये तो मैंने अभी बताया था कि ये बाबू छायावाद की हैं। कौन सी वाद की हैं? छायावाद की कवित्री हैं, छायावाद की कवित्री हैं। और फिर अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रकाशन, एक मिनट बाबू, मुकुल का प्रकाशन कब हुआ था? बताओ, मुकुल का प्रकाशन कब हुआ था? सब लोग आंसर दो, नहीं तो मोबाइल में घुस घुस कर धुनाई होगा तुम लोग का। क्या ये 1930 में हुआ था? क्या ये 1930 में हुआ था मुकुल का प्रकाशन? देखो, इतना अगर तैयार कर लेने जी तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में तो खत्म कर दोगे तुम लोग इस चैप्टर से। चलो, इतनी अगर आपकी हो गई तैयारी, सारा क्वेश्चन सही होगा तो बहुत बढ़िया। अगर इसमें से अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उसको एक बार फिर से क्लास को देख लेना, बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। चलो चलो, अब हम लोग बात करते हैं पुत्र वियोग कविता के बारे में। पुत्र वियोग कविता के बारे में हम लोग बात करते हैं। और कविता को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे दिखाने का प्रयास की हैं कि किस तरह से जब एक माँ का बेटा का निधन हो जाता है, एक माँ का जो बेटा है उसका निधन मतलब मृत्यु हो जाता है, तो वह माँ किस तरह से बेचैन हो जाती है, या अपने बेटे के लिए वो क्या क्या करती है जब वो सही सलामत रहता है। तो इसी बात को दिखाने का प्रयास किया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि जब एक माँ का बेटा था तो वो क्या क्या करती थी उसके लिए, और वही बेटा का जब निधन हो गया तब फिर उनके ऊपर क्या बीत रहा है। ठीक है, चलिए कविताएं देखिए। कहा जा रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यानी कवि लिखती है, कवित्री जो है लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान कि देखिए ना, आज जो है जो दिशाएं हैं, दिशाएं मतलब चारों दिशाएं, चारों दिशाएं जो है ये हंस रही हैं। आज चारों दिशाएं हंस रही हैं, मतलब चारों दिशाओं में जो रहने वाले लोग हैं वो हंस रहे हैं। है उल्लास विश्व पर छाया, और इस चारों दिशाओं में रहने वाले जो लोग हैं वो आज बहुत उल्लास मतलब बहुत खुश हैं, आज बहुत खुश हैं। और ये खुशी पूरे विश्व में छाया हुआ है, ये खुशी पूरे विश्व में छाया हुआ है। लेकिन
मेरा खोया हुआ खिलौना। लेकिन इनका जो खोया हुआ खिलौना है, इनका जो खिलौना खो गया है, अर्थात इनका जो पुत्र का जो निधन हो गया है, अब तक वह मेरे पास न आया, मतलब अब तक इनके पास इनका पुत्र लौटकर, इनका बेटा लौटकर नहीं आया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो खिलौना शब्द है, खिलौना शब्द की तुलना पुत्र से किया गया है। किससे किया गया है? पुत्र से। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि इनका जो पुत्र है वह खिलौना की तरह है, उसी से खेलती हैं अपने पुत्र से। तो लिखती है सुभद्रा कुमारी चौहान की, देखिए ना, आज जो है चारों दिशाएं हंस रही है, मतलब कि इस दिशा में रहने वाले जो लोग हैं सब कोई आज हंस रहा है, और आज जो है पूरे विश्व में हंसी खुशी का माहौल है, सब कोई खुश है। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो खिलौना है, यानी जो पुत्र है, उसका निधन हो गया है, और वह पुत्र निधन होने के बाद अब तक मेरे पास लौट कर नहीं आया है। तो क्या बताइए, किसी का निधन हो जाता है तो वह लौट कर वापस आता है? तो कहेंगे नहीं सर, लौट के तो वापस तो नहीं आता है। तो सही बात है, यही बात कर रही है सुभद्रा कुमारी चौहान की आज के समय में चारों दिशाएं हंस रही हैं, इस दिशा में से रहने वाले सभी लोग खुश हैं, एकदम यह खुशी पूरे विश्व में छा गया है। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि खिलौना के समान जो मेरा बेटा था वो अब तक लौट कर मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि उसका क्या हो गया है बाबू? तो निधन हो गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, शीत न लग जाए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। अब लिखती हैं कवित्री कि शीत, शीत का मतलब क्या होता है? तो शीत का मतलब ठंड है, शीत का मतलब ठंड। तो कवित्री लिखती हैं कि मेरे बेटे को ठंड न लग जाए इस भय से, इस भय से मतलब इस डर से हमने कभी भी अपने गोद से उसे नीचे नहीं उतारा, हमने अपने गोद से कभी नीचे नहीं उतारा, और काम छोड़कर दौड़ कर आई, मां कहकर दृश्य में पुकारा। तो कहती हैं कि मेरा बेटा जब भी मां कहकर पुकार देता था तो मैं कोई भी काम करती थी, उस काम को छोड़ देती थी, और छोड़कर मैं दौड़कर अपने बेटे के पास चली जाती थी। ये इतना प्रेम करती थी अपने बेटे से, ठीक ना। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान बताने का प्रयास कर रही हैं कि एक माँ जो है अपने बेटे को इतना ख्याल रखती है, इतना प्रेम करती है कि कहीं उस बेटे को ठंड नहीं लग जाए, इस डर से वह कभी अपने गोद से उतारकर जमीन पर नहीं रखती हैं। और यहाँ तक कि जब वह कोई काम करते हैं और उस दौरान अगर इनका बेटा माँ कहकर पुकार देता है, बुला देता है, तब सारा काम धाम छोड़कर सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बेटे के पास दौड़कर चली जाती है। ठीक है, चलो बाबू आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। अब यहाँ पे लिखते हैं कि थपकी। अब थपकी का मतलब क्या होता है? देखना, जब छोटा बच्चा होता है और नहीं सोता है तो माँ उसको ऐसे थपकी देती है, सो जा बेटा सो जा, मेरे लाल सो जा सो जा, ठीक ना। तो अपने बेटे को सुलाने के लिए माँ उसको क्या करती है? थपकी दे रही है कि बेटा मेरे लाल सो जा सो जा, ठीक ना, आओ निनी आओ, ऐसा किया जाता है ना जी। तो ऐसे थपकी दे देकर अपने बेटे को सुलाने का प्रयास कर रही हैं, और कहती हैं कि मैं अपने बेटे को सुलाने के लिए लोरिया तक गाई। लोरी, लोरी जानते हो ना, पूछना अपने दादी नानी से, वो लोग बताएंगे कि लोरी क्या होता है। पहले के लोग जो थे अपने बेटे बेटी को सुलाने के लिए, अपने नाती पोते को सुलाने के लिए लोरी गाते थे, आओ निनिया आओ, हमारा बाबू का खिया में आओ, ऐसे करके, ठीक ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है कि मैं अपने पुत्र को, मैं अपने बेटे को सुलाने के लिए थपकी दे देकर सुलाया, और उसको सुलाने के लिए मैं लोरिया तक गाई ताकि मेरा बेटा सुत जाए, सो जाए। और जिसके मुख पर, और जब कभी भी मेरे बेटे के मुंह पर जरा सा मलिनता, मलिनता का मतलब उदासी, जरा सा उदासी आता था,
यानी मेरे बेटे के चेहरे पर हल्का सा भी उदासी आता था तो मैं जो है देख आंख में रात बिताई, अर्थात मैं रात भर जाग कर जो है बिता देता था, मैं पूरी रात जाग कर जो है समय निकाल देती थी। ये इतने प्रेम अपने जो है संतान से, अपने बेटे से करती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लिखती हैं बाबू? तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि यहाँ पे वे अपने बेटे को सुलाने के लिए थपकी देती हैं, उसको सुलाने के लिए लोरिया तक गाती हैं, और जब कभी भी उनके बेटे के मुंह पर हल्की सी भी उदासी आती है तो वह जो माँ है वह रात भर जाग जाती है अपने बेटे के लिए। ठीक है, आगे देखिए। जिसके लिए भूल अपमान पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। अब कवि लिखती हैं कि मैं अपने बेटे के लिए भूल अपमान सब सह ली। देखना, जब छोटा बच्चा होता है तो किसी से मारपीट कर लेगा, किसी को कुछ कह देगा, अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, तो लोग शिकायत भी लेके चले जाते थे। तो वो लिखती हैं कि जिसके लिए मैंने भूल अपमान भी सह लिए, यानी लोग बहुत सारे शिकायतें किए, मैंने उस शिकायत को भी सह लिया, पत्थर को भी देव बनाया, और मैं अपने बेटे के सलामती के लिए मैंने जो पत्थर था उसको भी देवता मानकर पूजा, उसको भी मैं देवता मानकर पूजा कि मेरा बेटा क्या रहे, सही सलामत रहे। कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। और कहती हैं कि मैं अपने बेटे की सलामती के लिए कहीं नारियल चढ़ाए तो कहीं दूध और बतासे चढ़ाए, और ये चढ़ाकर मैं क्या किया, शीश नवाया, अर्थात उस जो है देवता के सामने मैंने प्रणाम किया कि हे भगवान, मेरे बेटे को सही सलामत रखना, उसको सुरक्षित रखना। ठीक ना? यानी इस पंक्ति के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहती हैं कि मैंने अपने बेटे के लिए ढेर सारा भूल अपमान सह लिया, लोग कितने शिकायत किए मुझसे, बदनाम किए मुझको, लेकिन मैं सब कुछ सह लिया। पत्थर को भी देवता बनाकर पूजा, पत्थर को भी क्या किया, मैंने देवता मानकर पूजा, ताकि इससे भी मेरा बेटा क्या रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। कहीं पर मैंने नारियल चढ़ाए, कहीं पर मैंने दूध और बतासे भी चढ़ाए ताकि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, और चढ़ाने के बाद मैंने वहां पे गोड़ भी लगा, शीश भी नवाया, सर भी झुकाया, ताकि मेरी बेटी क्या रहे, मेरा बेटा सुरक्षित और सलामत रहे। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कहा जा रहा है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बीबस बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। अब यहाँ पे देखो, खिलौना तो आप जानते हो जिससे खेला जाता है, बच्चे खेलते हैं। छौना का मतलब, छौना का मतलब शेर का बच्चा को, शेर के बच्चा को, शेर का बच्चा को छौना कहा जाता है, या हिरण के बच्चा को भी छौना कहा जाता है। तो कवि लिखती है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, यानी अभी तक मैंने अपने बेटे की सलामती के लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा, कहीं पर नारियल चढ़ाए, कहीं पर दूध और बतासे चढ़ाए, और चढ़ाने के बाद मैंने जो है शीश भी नवाया, सर भी झुकाया, ताकि मेरा बेटा को सलामत रखना। लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका। जो देवता है जिसके सामने मैंने बतासे, नारियल, दूध चढ़ाए, वे कोई देवता कुछ नहीं कर सके। और मेरा जो खिलौना था, मतलब मेरा जो खिलौना के समान जो मेरा बेटा था, वह मुझसे छिन गया, मतलब कि मुझसे दूर चला गया, अर्थात उसका निधन हो गया। और मैं अभी क्या हूं, मैं असहाय हूं और विवश बैठी हूं। मतलब असहाय मतलब मेरा अब कोई सहारा नहीं है, और मैं विवश मतलब समझो कि मैं कमजोर हो गई हूं, और कमजोर होकर बैठी हूं, विवश होकर बैठी हूं, मजबूर होकर बैठी हूं, और उठ गया छौना मेरा, और मेरा जो बेटा था शेर के समान, ठीक ना, तो मेरा जो बेटा था वो क्या हो गया, उठ गया, मतलब कि उसका निधन हो गया। लेकिन इतने जो देवी देवताओं को मैंने पूजा पाठ की थी, जिसके सामने मैंने दूध बतासे नारियल चढ़ाई थी, उन लोगों ने कुछ नहीं कर सका। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पंक्ति है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। अब कवि लिखती हैं कि तड़प रहे विकल प्राण, मतलब मेरे बेटे का निधन तो हो गया है, लेकिन
निधन होने के कारण मेरा जो प्राण है यह क्या हो रहा है, इसमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। और मेरा प्राण लग रहा है तड़प रहा है। मेरा प्राण क्या हो रहा है, मेरा प्राण जो है विकल होकर तड़प रहा है। और इसके चलते मुझे पल भर के लिए भी शांति नहीं है, मतलब कि मैं थोड़े समय के लिए भी मैं शांत नहीं रह पा रही हूं, क्योंकि मेरा बेटा का निधन हो गया है। और वह खोया धन, मतलब धन का मतलब वही धन, मतलब बताती हैं कि मेरा जो बेटा था वह मेरे लिए धन था, और यह जो धन खो गया है, मतलब मेरे बेटे का जो निधन हो गया है, अब मैं उसे दोबारा नहीं पा सकूंगी, उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। और इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मेरे बेटे का अब निधन हो गया है तो मैं उसे दोबारा नहीं पा पाऊंगी। तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, कि मेरे बेटे का निधन हो जाने के कारण मेरा जो प्राण है वह तड़प रहा है, जिसके चलते मुझे थोड़े समय के लिए भी शांति नहीं है। और मेरा जो धन के समान जो मेरा बेटा था, अब वह धन मैं दोबारा नहीं पा पाऊंगी, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलो बाबू आगे देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लिखो यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, लिखो बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम लोग समझोगे तभी हमको अच्छा लगेगा कि हाँ तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो। फिर भी कहा जा रहा है कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। और कवित्री लिखती हैं कि चूंकि मेरा बेटा तो मर गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि अब लौट कर वापस नहीं आएगा, फिर भी जो मेरा मन है यह रोता रहता है, मेरा जो मन है यह रोता रहता है, नहीं मानता है। और ये मेरा जो मन है ये मानता नहीं है, मैं बहुत समझा चुकी हूं कि अब तो लौट के आने वाला नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। और कहती है कि बहुत जटिल है, बड़ा जटिल है, नीरस लगता है, मतलब कहती है कि अब जो मेरा जीवन है इसमें कोई, अब क्या ये नीरस लग रहा है, मतलब बिना रस का हो गया, मतलब अब इस जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा है। जब बेटा ही नहीं रहा तब इस जीवन का क्या अर्थ है, ठीक ना। और कहती हैं अब मेरे बेटे के मर जाने के कारण मुझे तो नीरस लग रहा है, मुझे तो सब कुछ जो है सुना सुना लग रहा है, और मेरा जीवन क्या हो गया, पूरा सुना सुना हो गया, मतलब इस जीवन में कोई है या नहीं है जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम खेल सके, बात कर सके, या जिसके लिए हम जीने का प्रयास करें। तो यहाँ पे कवित्री जो है बताने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा मर गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अपने मन को मनाती हूँ, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है और ये रोता रहता है। और मेरे बेटे के मर जाने के कारण मेरा जो जीवन है अब ये नीरस लगता है, मतलब इस जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, और मेरा जीवन अब सूना सूना हो गया है। बेटे के मर जाने के कारण जो जीवन है कैसा हो गया है बाबू, तो सूना सूना हो गया है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो लिखो यस सर आ रही है। आगे देखिए, यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। और कभी कहती हैं कि कभी कभी तो लगता है कि अगर वह मुझे एक बार मिल जाता, कभी कभी लगता है कि अगर वह मुझे एक बार मिल जाता, पल भर के लिए, थोड़े से समय के लिए अगर मैं उसको पा जाती, तो मैं अपने जी से, मतलब गले से उसको लगाती और प्यार से सर सहलाती, प्यार से उसका सर सहलाती, और फिर उसको समझाने का प्रयास करती कि अरे बेटा काहे छोड़ के चले गए, ठीक ना। तो इस तरह से उसको मैं समझाने का प्रयास करती कि तुमको इस तरह से अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं और कहती हैं कि माँ को लगता है कि अगर पल भर के लिए भी अगर उसको, उनको अगर उनका बेटा मिल जाता है, तब वह अपने बेटे को गले से लगाएंगे और प्यार से उसको, उसके सर को, मतलब सिर को सहलाएंगे, और फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि बेटा तुम काहे चले गए, तुमको नहीं जाना चाहिए था, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मैं बहुत बेचैन रहने लगी हूँ, मैं रात भर रोती रहती हूँ, ठीक ना, और मेरा जो जीवन है अब तुम्हारे जाने के बाद सुना सुना पड़ गया है। ठीक है, आगे देखिए। मेरे भैया, मेरे, एक मिनट बाबू,
मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अब देखिए, कहती है कि मेरे भैया मेरे बेटे, यानी मेरे बेटे मेरे भैया। अच्छी बताओ, मेरे भैया यानी अपने बेटे को कह रही है कि मेरे भैया। अब बताओ, बेटे को कोई भैया कहता है? तो बिहार में तो नहीं कहता है, लेकिन कविता कहाँ का है? तो यूपी का है। यूपी में भी कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। और कवियत्री भी सुभद्रा कुमारी चौहान यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर गांव की थी। तो देखो, थोड़ी सी समझ लो। इलाहाबाद में इलाहाबाद में एक घटना हम बताते हैं। हम लोग 2019 में ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद गए थे। मैं था, मेरा रूम पार्टनर था, हम लोग इलाहाबाद में थे। और मेरे हम लोग का जो रूम था वो 3 मंजिले पर था, 3 तल्ला पे। नहीं, 2019 में नहीं जी, 2016 में गए थे। 2019 में तो हम छोड़ के आ गए, मतलब कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन। 2016 में जब गए तो 3 मंजिला पे थे, 2 मंजिला पे किसी और का फैमिली था। तो हम लोग शुरू शुरू में गए थे तो कुछ उतना आइडिया था नहीं, वहाँ का बात विचार कैसा है, वहाँ की वेशभूषा कैसी है। तो वहाँ पे जब हम लोग 3 मंजिला से उतर रहे थे, नए नए थे, अभी रूम में लिए थे, और जैसे उतरे तो 2 मंजिला पे जैसे आए, तब तक 2 मंजिला से निकलकर एक महिला आई और कही, ये भैया थोड़ा रुकिए हो। अब जैसे मेरा रूम पार्टनर सुना कि ये भैया, अब उसका दिमाग ठनक गया। अब कहा, का हो चाची? खुद तो बाड़ू 45-50 साल के, और हमने के बारे 18-17 साल के। हमने के तू भैया का तरी बताओ, तार भैया लागा तन हमने के भैया नजर आओ तन तार से जेठ लागा तन। तब महिला कही, अरे अरे बेटा ये बात ना है, तुम हमारे बतिया को नहीं समझा है। हम तुमको भैया कहे हैं, हम तुमको भैया कहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई हो, बड़ा भाई हो। इसका मतलब भैया यहाँ पे इलाहाबाद में उसको कहा जाता है जो छोटा है ना जी, जो छोटा है अपने से, तो उसको भैया कहा जाता है प्यार से। तब हम लोग समझ में आए, ओ ये बात है, यानी अपने से छोटे आदमी को अगर प्यार से कुछ कहना है तो उसको भैया कह सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मेरे भैया मेरे बेटे है, यानी प्यार से कहती है अपने बेटे को, मेरे भैया मेरे बेटे, माँ को यो छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। और इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि देखो बेटा, माँ को तुम ऐसे छोड़कर चले गए, ये क्या है, ये बहुत कठिन है। क्योंकि ऐसे में बेटा को खोकर अपना मन समझाना ये बहुत कठिन काम है, ये बहुत जटिल काम है, आसान काम नहीं है। ठीक ना? क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है और कभी भी वो नहीं चाहती कि उनका बेटा उनको छोड़कर चली जाए। आगे देखिए, आगे लिखती हैं कि भाई बहन सब भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। अब लिखती हैं कि देखो बेटे, तुम्हारे भाई बहन भले तुमको भूल जाए, तुम्हारे पिता भले ही तुमको भुलाने के प्रयास करेंगे, लेकिन ये रात दिन की तुम्हारी माँ जो साथी थी, तुम्हारा दोस्त थी, जो रात में दिन में ठंड में गर्मी में हर समय तो मेरे साथ रहती थी, इस साथिन माँ को कैसे अपना मन समझाना होगा। मतलब यह साथिन माँ अपने मन को कैसे समझाए कि अब तुम मेरे लिए नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि देखो बेटे, तुम्हारे भाई बहन तुमको भूल जाएंगे कुछ समय के बाद, तुम्हारे पिता भले ही तुमको भुलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारे साथ रात दिन रहा करती थी, यह माँ अपने मन को कैसे समझाएगी कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि समझाना इतना आसान बात नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये कविता आप लोग को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कविता बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया है तो आप बताइए कि हाँ सर, समझ में तो बिल्कुल आया है। ठीक है, समझ में तो बिल्कुल आया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नोत्तर मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
और हाँ, जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि और लोग जुटें। देखो जब ज्यादा लोग होते हैं क्लास में जी तो मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में, ठीक है ना। पढ़ने और पढ़ाने में तभी मजा आता है, लेकिन कम लोग रहते तो थोड़ा सा मन खिन्न भिन्न हो जाता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, कवित्री का खिलौना क्या है? खिलौना क्या है? तो इस कविता में कवित्री जो है अपने बेटे को खिलौना कहा है, क्योंकि कवित्री जो है अपने बेटे के साथ खेलती हैं, इसीलिए उसे खिलौना कहा है, प्यार बस। तो कहा गया है कि पुत्र वियोग कविता में या इस कविता के अनुसार कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। कौन है खिलौना? तो उनका पुत्र है। ऐसा इसलिए कहा गया है, मतलब पुत्र को खिलौना इसलिए कहा गया है क्योंकि कवित्री अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं तथा वह अपने बेटे के साथ खेलती रहती हैं, इसीलिए वह अपने बेटे को खिलौना कही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसमें स्टार लगा लो, इसमें स्टार लगा लो। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन देखो राजा। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? अभी तो बताने की जरूरत नहीं है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। इस कविता के अनुसार अगर देखा जाए तो पुत्र के लिए माँ बहुत सारे काम कर रही है। जैसे पुत्र के लिए माँ जो है अपने गोद से नीचे नहीं रखती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उसको ठंड ना लग जाए। अपने पुत्र के लिए माँ लोरिया गाती है उसको सुलाने के लिए। अपने पुत्र को सुलाने के लिए माँ थपकी देती है। अपने पुत्र के सलामती के लिए जो माँ है वह क्या करती है? तो वह माँ जो है कहीं पर दूध बतासे तो कहीं पर नारियल चढ़ाती हैं। पत्थर को भी देवता बनाकर पूजती हैं ताकि मेरा बेटा सलामत रहे। अपने पुत्र के लिए माँ जो है वह क्या करती हैं? तो माँ ढेर सारे लोगों के ताने और अपमान भी सह जाती हैं। अपने पुत्र के लिए माँ रात भर जग कर अपने बेटे की निगरानी करती हैं अगर उसके चेहरे पर हल्का सा भी उदासी आ जाता है। ये तमाम सारी बातें हैं जो इस कविता के अनुसार माँ अपने पुत्र के लिए करती हैं। तो आंसर देख लेते हैं। कहा गया है कि पुत्र के लिए माँ अपने को कष्ट देकर भी उसका सदैव ख्याल रखती है, और बिल्कुल सही बात है। कवित्री उसे ठंड से बचाने के लिए गोद से नहीं उतारती, मतलब अपने बेटे को गोद से इसलिए नहीं उतारती कि कहीं मेरे बेटे को ठंड ना लग जाए। तो कभी सारे काम छोड़कर बच्चे की पुकार पर चली जाती है, मतलब अगर उनका बच्चा एक बार पुकारता है माँ कहकर तो सब काम धाम छोड़कर अपने बेटे के पास चली जाती हैं, इतना प्रेम करती थी। कभी उसे सुलाने के लिए दुलार भरी लोरिया गाया करती हैं, तो कभी उसे अस्वस्थ देखकर रातों जाग कर ही बिता देती है। मतलब जब उनकी बेटा का तबीयत खराब होता था तो माँ जो थी वो रात भर जाग कर जो है बिता देती थी। वह स्वाभिमान को त्याग कर पत्थर को देवता बनाकर अपने शिशु के लिए उन्हें चढ़ावे चढ़ाती हैं, शीश झुकाती हैं और प्रार्थना करती हैं। मतलब अपने बेटे के सलामती के लिए माँ तरह तरह के काम करती हैं। पत्थर को देवता बनाती हैं, उसके सामने दूध बतासे चढ़ाती हैं, नारियल चढ़ाती हैं और फिर उसकी सलामती के लिए दुआ भी मांगती है कि हे प्रभु मेरे बेटे को सलामत रखना, सुरक्षित रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन है कि पुत्र को छौना, मैंने बताया था छौना का मतलब होता है शेर का बच्चा या सिंह का बच्चा होता है ना जी। इसी को जो हिरण का बच्चा भी कहा जाता है। छौना का मतलब हिरण का बच्चा भी होता है। ये भी याद रखना मेरे लल्ला। देखिए, तो कहा जा रहा है कि पुत्र को छौना कहने का क्या भाव छुपा है? तो कहा जा रहा है कि छौना जो है मुख्यतः हिरण या सिंह की नन्ही संतानों को कहा जाता है। मतलब जो शेर या हिरण के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को छौना कहा जाता है और ये प्यार बस कहा जाता है। तो उसी तरह से जो कवित्री हैं
वह अपने शिशु को मतलब अपने बेटे को मृत्यु हो जाने पर दुखी है। क्या है? अपने बेटे के मृत्यु हो जाने पर दुखी है। वह उस शिशु को एक छावना की तरह संरक्षित और सुरक्षित रखती थी। मतलब जिस तरह से हिरण या शेर अपने बच्चे को अच्छे से सही सलामत और सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे, वैसे ही माँ भी अपने बेटे को छावना की तरह सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। जिस प्रकार सिंह या हिरण अपने शिशु संतानों को चारों पहर सुरक्षित रखते हैं, उन्हें उसी प्रकार का कष्ट न हो या उन पर कोई आपत्ति न आ जाए। ठीक ना? तो उसी प्रकार जो माँ है अपने बेटे को सुरक्षित और संरक्षित रखती है ताकि मेरे बेटे के ऊपर भी कोई कष्ट या जो है कुछ न हो जाए। आगे कहा जा रहा है इसके लिए जाग कर उसकी देखभाल करते रहते हैं। मतलब जब उनके बेटा कभी अस्वस्थ हो जाता था तो शेर और हिरण की तरह ही माँ भी जाग कर अपने बेटे का जो देखभाल करती है, उसी प्रकार कवित्री भी अपने पुत्र को बराबर हिफाजत रखती है। यद्यपि पुत्र की मृत्यु हो जाती है, इसलिए पुत्र के लिए यहाँ प्रयुक्त छौना शब्द एक साथ शिशु की मासूमियत और माता द्वारा उसके दिए जा रहे अनुराग में संरक्षण के भाव को व्यंजित करता है। मतलब यहाँ पे छौना जो शब्द है यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक बच्चा जो है उसके अंदर मासूमियत है, वह दुनिया के बारे में नहीं जानता है, और वो जो माँ है वो माँ कैसे अपने मोटरसाइकिल चलाई है मोटरसाइकिल नहीं है अच्छा क्लास के बाद देखो तनी, क्लास के बाद देखो तनी। ठीक है मिले कोई तो लुगवा बताए पहुंचा दो ये वही बड़ी ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो है बच्चे की जो मासूमियत है, मतलब कि जो बच्चा है इस दुनियादारी से कुछ नहीं जानता है, और जो माँ है उसके अंदर जो अनुरागमय है, मतलब प्यार से उसके संरक्षण के जो भाव है यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। ठीक है, जो कवित्री है स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। तो कहा जा रहा है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश कहती हैं क्योंकि वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए तमाम देवी देवताओं को आगे शीश झुकाती हैं, चढ़ावे चढ़ाती हैं, अपने को कष्ट देकर बेटे के लालन पालन में सदैव तत्पर रहती है। यद्यपि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वह अत्यंत प्रयत्नों के बावजूद उसे बचा नहीं पाई। सब कुछ उसकी आंखों के आगे होता रहा और विवश होकर वह देखती रही। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो कवित्री है वह अपने बेटे की सलामती के लिए तमाम सारे देवी देवताओं को पत्थर को देवता माना, उसके सामने दूध बतासे नारियल चढ़ाए, गोड़ लगा मतलब शीश झुकाया, और अपने बेटे की सलामती के लिए जो है मन्नत मांगा। लेकिन इतने सब करने के बावजूद, इतनी अपने को कष्ट देने के बावजूद भी कोई देवी देवता उसके बेटे की सलामती के लिए कुछ नहीं कर सका, और उस माँ के सामने उसके बेटे का जो मृत्यु है वह हो गया और वह देखती रह गई, कुछ नहीं कर पाई। तो इसी को कहा गया कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश समझती है। मतलब विवश का मतलब वो कुछ नहीं कर पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अर्थ स्पष्ट करना है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका क्या करना है, तो अर्थ स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं। ठीक ना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि अर्थ स्पष्ट करें तो सेम ऐसा ही लिखना है, संदर्भ और प्रसंग, फिर उसका व्याख्या करना है, इस लाइन का व्याख्या करना है कि उसका अर्थ क्या है।
तो देखिए संदर्भ और प्रसंग क्या है, तो कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है, मतलब कि पुत्र वियोग से लिया गया है। एक माता के अंतर की व्याथा फूट पड़ी है, मतलब एक माता के जो उसके मन के जो व्याथा है वह बाहर निकली है, जिसका लाल उसे छीन गया है। मतलब जिस माँ का जो बेटा है वह उसका निधन हो गया है, और यह पीड़ा व दुख इतना गहरा है कि सर्वथा असहनीय है। परम देवनाकर कवि है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि उस बेटे के मर जाने के कारण माँ के अंदर बहुत गहरा जो है दुख आ गया है, और यह दुख असहनीय है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो यहाँ पे कवित्री हैं ये वेदनाकार कवित्री हैं, मतलब कि दिखाने का प्रयास करती हैं कि कितना शानदार यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि एक माँ को कितना दुख होता है जब उसके बेटे का निधन हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहा गया है कि वह कहती हैं कि आज विश्व में हर्ष उल्लास है, मतलब पूरा संसार खुश है, आनंद का वातावरण छाया हुआ है, यानी चारों तरफ लोग खुशी में हैं, समस्त दिशाएं उसी आनंद में मग्न है, मतलब कि जितने भी दिशाएं हैं सभी दिशाओं में लोग एकदम आनंद पूर्वक हैं, चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। पर यदि कोई इस समस्त उल्लासमयी वातावरण में, मतलब कि इस खुशी के समय में अगर कोई दुखी है तो वह है एक अभागी माता, मतलब एक माँ है जो क्या है, दुखी है, जिसका लाल छीन गया है, जिसके बेटे का निधन हो गया है। वह उसका खिलौना था, जो बेटा था वो एक माँ के लिए खिलौना था, और खिलौना बच्चे में आनंद उल्लास का आधार होता है, और जो खिलौना होता है वो क्या होता है, आनंद और खुशी का एक आधार होता है, वह उसको अत्यधिक प्रिय भी होता है। ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि ठीक उसी प्रकार पुत्र भी एक माता के लिए क्या है, उसके जीवन का एक आधार होता है, मतलब कि सब कुछ तो बेटा ही है, उसके उल्लास का आधार होता है, उसके खुशी का आधार होता है, उसके अभाव में, मतलब कि बेटे के न रहने के कारण ही क्या होता है, तड़पना पड़ जाता है। वह भी व्यतीत है, मतलब माँ भी व्यतीत है, व्याकुल है, और वह तड़प रही है। ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब विशेष चीज इसमें है क्या, हमने देखा प्रसंग और संदर्भ देखा, फिर प्रसंग और संदर्भ में होता क्या है, तो प्रसंग और संदर्भ में मतलब जो पंक्ति ऊपर दिया गया है लाइन, वो लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, किस कविता से लिया गया है, इतना बताना होता है। फिर व्याख्या में क्या होता है, उस लाइन का अर्थ क्या है उसको लिखा जाता है, उस लाइन का क्या अर्थ बन रहा है उसको लिखा जाता है। और फिर विशेष में मतलब कि उस लाइन में क्या विशेषता निकल रही है, उस लाइन से क्या विशेषता निकल रही है। तो देखिए विशेष में लिखा गया है कि ये पंक्तियां एक माता के हृदय की पीड़ारक स्थिति का यथार्थ चित्र उतार रही है। ठीक ना, पहला ये विशेषता है। दूसरा विशेषता कि नारी मनोविज्ञान की बड़ी गहरी परख सुभद्रा जी को है। दूसरा लिखा गया है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनको एक नारी की मन की स्थिति जानने का एक अच्छा अनुभव है। ठीक ना। और तीसरा है कि खिलौना शब्द का प्रयोग बड़ा सटीक प्रयोग है, जिसके माध्यम से आंतरिक व्यथा की व्यंजता बड़ी सरलता से हो उठी है। मतलब यहाँ पे खिलौना शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ बहुत शानदार निकल रहा है कि जिस तरह से खिलौने से खेला जाता है वैसे माँ भी अपने खिलौना से यानी अपने बेटे से भी खेलती है। और चौथा है कि अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, और इसमें जो अलंकार प्रयोग है ये अलंकार है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में जैसे खोया और खिलौना दोनों में ख और ख है, मतलब एक ही शब्द जब बार बार आते हैं तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर इसमें प्रतीकात्मकता का भी उल्लेख किया गया है, जैसे खिलौना में क्या है, प्रतीक को दिखाया गया, मतलब खिलौना किसको कहा गया है, तो बेटे को खिलौना कहा गया है, मतलब कि बेटा किसके प्रतीक के रूप में है, खिलौना के प्रतीक के रूप में है, या खिलौना बेटे के रूप में है। और तीसरा है कि पुनरुक्ति प्रकाश का भी उल्लेख है खिलौना में। खिलौना में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, और बाबू क्वेश्चन है माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए माँ को अपना मन समझाना कठिन है और क्यों है, तो कहा जा रहा है कि माता का हृदय बड़ा कोमल होता है। क्या होता है, जो माँ है उसकी हृदय बहुत कोमल होता है, और
पुत्र उसकी अनुपम निधि माना जाता है। और पुत्र जो है समझो कि एक माँ के लिए क्या है, उपहार है, ठीक ना। उसकी प्राप्ति हेतु मतलब पुत्र की प्राप्ति हेतु वह नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के मनौतियां मतलब मांग करती है, देवता से क्या करती है, मन्नत मांगती है देवताओं से कि हे प्रभु मुझे एक पुत्र दे देना। उसको पाकर और पुत्र को पाकर वह निहाल हो जाती है मतलब धन्य हो जाती है कि हे प्रभु मुझे तो पुत्र मिल गया, मानो संपूर्ण विश्व का सुख उसकी झोली में समा गया हो। और जब एक माँ को पुत्र मिल जाता है तब वो लगता है कि सारा जो जीवन है उसकी और जीवन तर गया, यानी सारा संसार की खुशी उसे मिल गई है। साक्षात नंदन कानन ही उसके आंगन में उतर आया हो। और माँ को लगता है कि साक्षात कन्हैया ही श्री कृष्ण ही उसके आंगन में आ गए हो और वह उसका खिलौना होता है। और जो बेटा होता है एक माँ के लिए खिलौना होता है, क्योंकि माँ दिन रात अपने बेटे के साथ खेलती रहती है। हर समय उसका मन उसमें समाया होता है मतलब हर समय जो माँ का मन है उसके बेटे में ही रहता है और अपार आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है। मतलब कि उस माँ को बहुत सारा खुशी और आनंद मिलता है। आज उसका यह खिलौना खो रहा है, मतलब कि आज जो माँ है उसका जो बच्चा था उसका निधन हो गया है और वह पुत्र विहीन हो गई है, यानी उसके पास पुत्र नहीं है और न तो वह कुछ कर सकी है और न ही कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर सका है। और मतलब इतने जो देवताओं के सामने जो दूध बतासे चढ़ाए थे वो देवता भी उसके बेटे की संरक्षा यानी सुरक्षा नहीं कर पाए। अब वह निराश, हताश और असहाय और विवश है, यानी अब अपने बेटे के कारण क्या हो गई है, बेटे के मर जाने के कारण अब माँ असहाय हो गई है, विवश हो गई है, कुछ कर भी नहीं सकती और व्याकुल प्राण उसके तड़प रहे हैं। उसमें एक पल की भी क्या है, शांति नहीं है। अब उसको शांति नहीं है क्योंकि उसका बेटा तो है ही ना है। वह अब अपना खोया धन कभी नहीं पा सकेगी, मतलब उसका धन के समान उसका जो बेटा था अब वह दोबारा उसको नहीं पा पाएगी। ऐसे स्थिति में मन को समझाना क्या है, सर्वथा कठिन है और जटिल है, मतलब कि समझाना मन को इतना आसान नहीं है। वह मानता है ही नहीं है, मतलब उनका जो मन है माँ का वो मान ही नहीं रहा है, मचलता तड़पता रहता है। जो माँ का मन है वो तड़प रहा है, वह क्या करे। उसके भाई बहन सब उसको भूल सकते हैं पर उसकी माँ जो है कैसे भूल सकती है, किंतु जो माँ थी चूंकि रात दिन की साथी थी, दोस्त की तरह थी रात दिन अपने बेटे के साथ, तो वह माँ अपने मन को कैसे समझा सकती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 7वां क्वेश्चन है बाबू, देखो क्वेश्चन है कि मर्म उद्धृत करें, मतलब मर्म को बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। ठीक है, अब कवि लिखती है कि ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से उद्धृत है, मतलब कि लिया गया है। ऐसा ही लिखना पड़ेगा, जब मर्म स्पष्ट करना होगा तो लिखना होगा कि ये जो पंक्तियां हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से लिया गया है। किसी माता का पुत्र जब चला जाता है तो उसकी व्यथा उसके भीतर कितनी सालती है, यह यहाँ व्यंजित है। मतलब बताया गया है कि जब किसी माँ का पुत्र का निधन हो जाता है तब यह जो कष्ट है उसके मन के भीतर कितना उसको दुख देता है। ठीक है, मृत पुत्र को माता कभी नहीं भूल सकती, यानी जब बेटे का मरण हो जाता है तो माँ कभी नहीं भूल सकती। कारण स्पष्ट है कि पुत्र हर क्षण हर समय रात दिन माता के पास ही रहता है। जब एक छोटा बच्चा होता है, लड़का होता है या पुत्र होता है, तो हमेशा किसके पास रहेगा, तो अपनी माँ के पास रहता है। अतः जो माता है, जो माँ है, माँ का उससे अपार स्नेह होता है। अतः जो माँ है वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, ठीक ना, दुगुना भी होता है। और कहते हैं कि पहले स्नेह का आधार वह माता है और पुत्र से माता का अपार स्नेह होना बड़ा स्वाभाविक है। और कहा जाता है कि माँ का एक पुत्र से प्रेम होना बहुत ही स्वाभाविक है, ठीक ना, और माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती है। और फिर कहा जा रहा है इसी में कि दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार है स्वानिध्य, मतलब दूसरा आधार स्वानिध्य है। हर क्षण सानिध्य का यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि साहचर्य और सानिध्य प्रेम की प्रगाढ़ता का आधार होता है। मतलब बताया जा रहा है
कि जो दूसरा आधार है, मतलब देखो यहाँ पे पहला आधार क्या कहा गया है, पहला आधार समझ लो। तो यहाँ पे बताया गया है, कहा गया पहला आधार, कहा जा रहा है कि पहले स्नेह का आधार वह माता है जो पुत्र को माता का अपार स्नेह होता है। मतलब पहले आधार में बताया गया कि माता और पुत्र के अंदर एक बहुत गहरा प्रेम होता है। और दूसरा आधार में बताया गया है, दूसरा आधार में बताया गया है कि सानिध्य, सानिध्य मतलब देख रेख, सानिध्य मतलब देख रेख। दूसरा आधार है कि सानिध्य का, हर क्षण सानिध्य का यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि साहचर्य और सानिध्य प्रेम की प्रगाढ़ता के आधार होता है। मतलब कहा गया है कि अगर आप जिस व्यक्ति के साथ रहिएगा तो उसकी जो सानिध्य है, उसकी जो छत्र छाया है वो आपके ऊपर पड़ेगी और उसके और आपके बीच में प्रेम हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है। और फिर एक कि भाई बहन और माता के हृदय में भारी अंतर होता है। मतलब कि भाई बहन और माता का जो हृदय होता है उसमें बहुत अंतर होता है। भाई बहन अपने, मतलब कि जो भाई बहन होते हैं हो सकता है कुछ समय के बाद वो भूल जाएंगे या उतना प्यार नहीं करेंगे, लेकिन जो ये माँ है वह माँ अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, ठीक ना। तो दोनों में अंतर हो जाता है। माता ने उसको अपने गर्भ में धारण किए, उसको पाला और वो उसके साथ हर क्षण रहा है, अतः वह उसको कैसे भुला सकती है। और यहाँ पर बताया गया जो माँ है वह अपने संतान को अपने गर्भ में पालती है, फिर उसका जन्म देती है, फिर उसके साथ उसका पालन पोषण करती है, ठीक ना। तो फिर एक माँ जब उसके बेटे का मृत्यु हो जाता है तो उसको कैसे भूल सकती है। हो सकता है कि भाई बहन उसको भुला दे, पिता भी भुला सकता है, पर माता कदापि नहीं भुला सकती है, कभी नहीं, क्योंकि उसका जो बंधन होता है पुत्र के साथ ऐसा ही होता है जो कभी भुला ही नहीं सकती। जिसके साथ पुत्र दिन रात रहा उसके वियोग में अपना मन कैसे समझाना सकती है, यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। मतलब जो बेटा अपनी माँ के साथ 24 घंटे रहता था, अब वह माँ अपने बेटे के बिना कैसे समझा सकती है, ये तो संभव नहीं है। चलो अब यहाँ से बाबू हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं तो क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो लाइक, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देते चलना है, भले ही गलत हो या सही हो, आंसर जरूर देना है। ये नहीं कि हम आंसर दे रहे का पता गलत हो जाए तो देखी तो कोई एकरा तो आवते नहीं है, का पढ़ता या का पढ़ती है, ये नहीं सोचना है। देखो जब आप आंसर देते हो भले सही हो या गलत हो, जब आंसर टाइप करके सेंड करते हो ना जी, तब उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है कि अरे ये क्वेश्चन का तो मैंने गलत आंसर भेज दिया था, लेकिन आंसर ये है। तब वो समझो कि वह आंसर आपको एकदम याद हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो भले क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा गलत हो सही हो ये मायने नहीं रखता है, आपको आंसर जरूर देना है और इस सबको देना है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आंसर करते हैं और अपना आंसर गिनते रहना कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हो रहे हैं, लास्ट में हम पूछेंगे भी। पहला क्वेश्चन है बाबू, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों के नाम लिखें। यानी यहाँ पे कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की है, यहाँ पे सुकुल नहीं बल्कि मुकुल होगा। बताइए कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, मुकुल है, ठीक है, त्रिधारा भी है, बहुत बढ़िया, बिखरे मोती, सभा के खेल ये भी है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा पहला का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है बाबू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल चकाचक सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। बताइए किसने लिखा है यह किसने लिखा है, आज विश्व भी हंसता है उल्लास, बताइए किसने लिखा है। तो कहती हैं मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजोबाई या महादेवी वर्मा, किसने लिखा है वो। तो क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये किसने लिखा है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती क्या है, उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध या कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है,
3 का आंसर बताना है। चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, जो नहीं बताएगा समझो कि मोबाइल में घुस के मारेंगे। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध या कहानी संग्रह? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कहानी संग्रह है, यानी बिखरे मोती में केवल कहानी है। चलो चौथा क्वेश्चन बताओ, सरोज स्मृति की रचना किसकी है? पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान? 4 का आंसर दीजिए सभी लोग, सभी लोग दीजिए आंसर। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। चलिए आंसर देते रहिए, रुकना नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। चलिए चलिए देखिए, तो क्या सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत, निराला, महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो क्या राइट आंसर क्या इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, निराला का? ऑप्शन बी हो जाएगा निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। बताइए पुत्र वियोग शीर्षक कविता कहां से लिया गया? त्रिधारा से, लहर से, मुकुल से या दीपशिखा से? कहां से लिया गया है पुत्र वियोग कविता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुकुल से? क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर दीजिए, मुकुल सही है ना जी? बिल्कुल सही है, मुकुल बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री का नाम लिखें। मतलब पुत्र वियोग किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजोबाई, महादेवी वर्मा, मीराबाई? किसने लिखा है? आंसर कीजिए सभी लोग, सभी लोग मेरे रसगुल्ले आंसर करो, बताओ आंसर करो, क्या हो जाएगा बताओ जी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत बढ़िया, जिसका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है पुत्र वियोग कविता। अगला क्वेश्चन देखो, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907, 16 अगस्त 1904, 17 अगस्त 1905, 18 अगस्त 1906? क्या हो जाएगा बाबू? बाबू दीदी भैया लोग, दीदी लोग बताओ आंसर क्या होगा? चलो क्या राइट आंसर इसका 16 अगस्त 1904 है? राइट आंसर 16 अगस्त 1904 है, हाँ बिल्कुल सही है, 16 अगस्त 1904 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां पर हुआ था? लो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन में जो लेकर आता हूं एग्जाम का ही क्वेश्चन होता है। निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, नैनिहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ससुरालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ये बताओ ससुरालपुर किसका है? ससुरालपुर, तुम लोगों से ससुरालपुर का निधन किसका है, मतलब कि जन्म कब? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, निहालपुर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इलाहाबाद में मतलब उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक शहर है, उसमें वहां पे एक निहालपुर एक गांव पड़ता है बगल में ही, वहीं पे इनकी जो है क्या हुई थी, तो जन्म हुआ था। अभी बताओ ससुरालपुर किसका है? ससुरालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो जो जो क्लास में नहीं जुटा है उसका ससुरालपुर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता को संग्रह कौन है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका, गीतिका? बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रतिनिधि कविता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या आंसर हो जाएगा बताइए, बताइए 9 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा जी? बोलो ध्यान आंसर 9 का।
क्या 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिधारा? क्या 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिधारा? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, माफी चाहूंगा, त्रिधारा कैसे होगा? ये तो मुकुल होगा ना जी, ये मुकुल होगा। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिस इज माई फॉल्ट, ठीक ना, गलती होने से बच गया। ये होता है जब ध्यान हटता है तो दुर्घटना घटता है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? बताइए, क्या डर था, क्या भय था जिसके चलते मां अपने बेटे को गोद से नीचे नहीं उतारा था? मिट्टी के लगने से भय से, कीड़े के भय से, ठंड के भय से, गिरने के भय से? क्या आंसर होगा जी? ओ मेरे जिगर के छल्ले, बताइए जिगर के छल्ले आप लोग, क्या आंसर होगा? क्या राइट आंसर ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ठंड के भय से। यानी जो मां थी वह उनके बेटे को ठंड न लग जाए, शीत न लग जाए, इस डर से नहीं उतारा। शीत मतलब ठंड, तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठंड न लग जाए इस डर से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, और क्वेश्चन है, कूली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुल्कराज आनंद की, प्रेमचंद्र की, और माता कालिया की, ममता कालिया की? बताओ किनकी कृति है कूली प्रथा? कूली प्रथा किनकी कृति है? 11 का आंसर बताइए। चलो फटाफट आंसर दो, 11 का क्या हो जाएगा? तो ये जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। किनकी है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे कौन? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे कौन? ते भाई देखो, ये तो पति थे। किसके पति थे? हम बताते हैं। ये पति थे सुभद्रा कुमारी चौहान के। सुभद्रा कुमारी चौहान के क्या थे? सुभद्रा कुमारी चौहान के ये पति थे। कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और इन्हीं की कृति है कूली प्रथा। समझ में आ रहा है? फटाफट आंसर करते रहो, फटाफट आंसर करते रहो। अगला क्वेश्चन देखा लो, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखी कविता कौन सी है? बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान का इसमें से कौन सा लिखा हुआ कविता है? तो देखो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे। ये पुत्र वियोग तो इनकी नहीं है। पुत्र वियोग थोड़ा है जी, ये प्यारे नन्हे बेटे को इनकी तो नहीं है। पुत्र वियोग इन्हीं की है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हार जीत इनकी नहीं है, गांव का घर इनका नहीं है, क्योंकि गांव का घर आपका तो गजानन माता मुक्ति बोध का है। गांव का घर उनका थोड़ी है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का है। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा कौन सा कविता है? मतलब वही है पुत्र वियोग है, जो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बताइए एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह, ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो देखो, ना तो ठाकुर रामप्रीत सिंह थे, ना ठाकुर रामेश्वर सिंह थे, ना ठाकुर दीनदयालु सिंह थे, बल्कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। क्या नाम था इनके पति का? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में तो पूछा गया है। ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो देखो देखो बाबू, देखो 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 देखो, हरे राम पूछा है पिताजी का नाम, और इनके पिताजी का नाम ठाकुर राजनाथ सिंह था ना? बिल्कुल गलत। ठाकुर हरिनाथ सिंह भी नहीं था, ठाकुर जगमोहन सिंह भी नहीं था, ये था ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, जिसका भी ठाकुर रामनाथ सिंह आ गया 125 तोपों की सलामी है उसको, 125 तोप की सलामी। आगे देखिए, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र कौन थे? दोस्त कौन बन गई थी? बताइए। क्रास्थवेट स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के दोस्त कौन थी? प्रिय दोस्त पूछा है। महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, ममता कालिया, इनमें से कोई नहीं।
15 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए, धुआं धुआं करना है। समझो कि ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर दे दिया ना जी, ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर दे दिया, समझो कि तू तो तब एग्जाम में तो हिला के रख देगा, तांडव कर देगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा थी। कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो दोस्त थे क्राफ्ट वेट गर्ल्स स्कूल में, वो कौन थी? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है प्यारे नन्हे बेटे को पुत्र वियोग हार जीत गांव का घर। बताओ, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और तुम लोग पिछला क्वेश्चन ये आया था, रिपीट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? क्या पुत्र वियोग होगा? बिल्कुल सही जी, आप सही बोलते हैं सर जी, बिल्कुल सही बोलते हैं। ठीक है, तुम ही लोग सही नहीं बोलते हो, तुम ही लोग अटकपट आंसर देते हो, अटकपट देते हो आंसर। चलो चलो देखते हैं, देखते हैं पुत्र वियोग किसकी रचना है। लो, घुमा के पूछा है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, घुमा दिया है, यानी कान हने से पकड़ने के बजाय ऐसे कान पकड़ा है, ऐसे कान पकड़ा है। ठीक ना? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो पुत्र वियोग किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ सर जी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मां के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पिता की मृत्यु पर, पति की मृत्यु पर, पुत्र की मृत्यु पर, या धन नष्ट हो जाने पर? बताइए आंसर क्या होगा? क्या आंसर बनेगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? पुत्र की मृत्यु पर। जब पुत्र की मृत्यु हो जाता है तो मां को अपना मन समझाना कठिन हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र, उसका पति, उसका भांजा, उसका भाई। क्या है जी कवित्री का खिलौना? तो कवित्री इस कविता में, पुत्र वियोग कविता में, किसको अपना खिलौना कही है? तो अपने जो है पुत्र को उन्होंने खिलौना कहा है। तो क्या हो जाएगा? उसका पुत्र। ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? तो पति के वियोग के कारण, पुत्र के वियोग के कारण, भाई के वियोग के कारण, इनमें से कोई नहीं। आंसर दो जल्दी से, सभी लोग आंसर देते रहेंगे। और हाँ, अभी तक जो लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और डेली 7:30 बजे क्लास में जुड़ जाना, क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। तो कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती हैं? तो ऑप्शन ए नहीं है, भाई के वियोग के कारण नहीं, पुत्र के वियोग के कारण बिल्कुल सही, पति के वियोग के कारण नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पुत्र वियोग शीर्षक कविता है एक लोकगीत, शोकगीत, स्तुति गीत, इनमें से कोई नहीं। अब देखो लोकगीत क्या होता है? लोकगीत आप जानते हैं, बहुत सारे लोकगीत हैं जो लोगों के द्वारा मिलकर मतलब कि गाए जाते हैं और सब आदमी उसको सुन सकता है। लोकगीत एक होता है शोक गीत, एक होता है स्तुति गीत। स्तुति गीत दरअसल किसी देवी देवता के लिए, जैसे आरती वगैरह होता है, उसी तरह से स्तुति गीत होता है। शोक गीत में क्या होता है? जब किसी का निधन वगैरह होता है या कोई दुख के माहौल में जब गीत गाया जाता है तो उसको शोक गीत कहा जाता है। तो पुत्र वियोग क्या है? इसमें दुख है तो है, माँ एक अपने पुत्र के मृत्यु के बाद व्यथित है, तो ये शोक गीत है। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है एक शोक गीत है, ठीक है ना? आगे देखिए, इनमें से कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान जी की नहीं है? ध्यान रखो ये बाबू, नहीं है पूछा है। मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा, चित्रधारा, क्या है? कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? तो देखो, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की है, बिखरे मोती भी इन्हीं की है, त्रिधारा भी इनकी है, जबकि चित्रधारा इनका नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, यानी त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का केसरिया पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ठीक है, बताओ सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन पर केसरिया पुरस्कार किस रचना पर मिला था?
मुकुल त्रिधरा बिखरे मोती समर के खेल, क्या हो जाएगा? तो देखो, समर के खेल के लिए नहीं मिला था, बिखरे मोती के लिए नहीं मिला था, त्रिधारा के लिए नहीं मिला था, ये मिला था मुकुल के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? आपका मुकुल के लिए मिला था 1930 में, ठीक है ना, 1930 में। अगला क्वेश्चन, पुत्र वियोग से मां का जीवन, पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो गया है? उदास, व्यथित, पीड़ामय या सूना सूना? बताइए क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग से मां का जो जीवन है वो कैसा हो गया है? क्या हो जाएगा? 24 का आंसर क्या होगा जी? 24 का बताइए। तो देखो, उदास नहीं है, व्यथित नहीं है, पीड़ामय नहीं है, बल्कि उसका जीवन सूना सूना हो गया है। डायरेक्ट कविता में लाइन है कि जीवन हो गया है सूना सूना, ठीक ना? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मां पुत्र की किस प्रकार साथिन है? मां पुत्र की किस प्रकार की साथिन है? प्यार भरी, संरक्षिका, रात दिन की या ममतामयी? बताइए, मां पुत्र की किस प्रकार की साथिन है? तो प्यार भरी साथिन नहीं, संरक्षिका नहीं, ममतामयी नहीं, ये रात दिन की साथिन है। यानी मां जो है पुत्र के लिए रात दिन का साथी है। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? बताइए, मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका, सुभद्रा कुमारी चौहान। यानी इनमें से कौन सी कवित्री जो है कक्षा 9 के पढ़ाई के बाद पढ़ाई को बंद करके असहयोग आंदोलन में कूद गई थी, मतलब महात्मा गांधी के साथ जुड़ गई थी? मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्या हो जाएगा? क्या 26 का डी आंसर होगा? क्या 26 का डी आंसर होगा? जी सर जी, बिल्कुल डी आंसर सही है। अब अब हम तेरे शहर में आए हैं। चलिए बताइए, 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है? बताइए 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं? सबको बताना है कमेंट में, सर जी हमारा इतना सही है, सर जी हमारा इतना सही है, या जितना नंबर आया है उतना बटा इतना लिखो, जितना नंबर आया है उतना बटा 26 लिखो, हम समझ जाएंगे। और चैट में नहीं लिखना है, चैट में ना 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 ना, कमेंट में जाकर लिखो कि हमारा इतना सही है। कमेंट में जाकर लिखो कि मेरा नाम ये है और मेरा 26 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही है। तो बाबू चैप्टर कंप्लीट हुआ। और जितना क्वेश्चन गलत है, एक बार क्लास खत्म हो जा रहा है तो वीडियो को फिर से रिवीजन करके देख लेना। और जैसे दोबारा इस वीडियो को देखोगे ना जी, मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं कटेगा और आपको एग्जाम तक तैयार रहेगा। और जब एग्जाम आएगा तो एक बार हम शॉर्ट मैराथन करा देंगे, एक लंबा सा, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलेंगे तब तक हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, ओके बाय।